हेलो दोस्तों, मैं नामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग यूपी जीआईसी, बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी और टीजीटी के सभी एग्जाम को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, एनबीएस सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आप अगर टीजीटी पीजीटी लेवल की किसी भी स्टेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क के रूप में मिला हुआ था कि क्रेब्स चक्र में उत्पादित होने वाली NADH2 की संख्या क्या है। आप में से कोई भी होमवर्क क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में उत्पादित NADH2 की संख्या 6 है। इसकी खोज, क्रेब्स चक्र की खोज अगर पूछा जाए किसने की, तो इसकी खोज 1937 में हैंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर आप पूछे गए कमेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने का प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग एक कमेंट जरूर टाइप किया करिए। अगला क्वेश्चन है, when a grapes is placed in concentration sugar solution then it will show। जब अंगूर को सांद्रीकृत शर्करा विलयन में रखा जाता है तो वह दिखाएगा ऑस्मोसिस, इम्बिविशन, प्लाज्मोलिसिस या फिर नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है? तो प्लाज्मोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जीवित पादप कोशा तथा बाह्य अति पराशरीय विलयन के बीच होता है। प्लाज्मोलिसिस किसके किसके बीच होती है? तो ये जीवित पादप कोशा यानी कि लिविंग प्लांट कोशिका शेल एंड बाह्य अति पराशरीय विलयन के बीच होती है, जिसमें जल रिक्तिका रस से निकलकर बाहर अति पराशरीय विलयन में जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा जो क्वेश्चन पूछा है कि अंगूर को सांद्रीकृत शर्करा विलयन में रखा गया, तो ये क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। अंगूर के अंदर का जल बाहर विलयन में चला जाएगा और अंगूर चिपक जाएगा, इसी को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ट्रिपल एस बी यानी दिल्ली SSB पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अंकुरण करते बीजों में पानी का अंतःग्रहण मुख्यतः किस कारण से होता है? वाटर अपटेक बाय जर्मिनेटिंग सीड इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू इम्बिविशन, ऑस्मोसिस, मास फ्लो या फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सही जवाब ऑप्शन ए, इम्बिविशन, अंतःशोषण। अंकुरण करते बीजों में पानी का अंतःग्रहण मुख्यतः अंतःशोषण के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल व्हिच रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वाष्पसर्जन की दर को कम करने वाला रसायन कौन सा है? इसका सही जवाब आपके सामने ही दिख रहा है, IIA का मतलब क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिन्हें पौधों के ऊपर छिड़कने से वाष्पसर्जन की दर जो है वो कम हो जाती है, यानी उनका जो ट्रांसपायरेशन है वो कम हो जाता है, उन्हीं को IIA यानी इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन ए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों को अत्यधिक पानी डालने से निम्न के कारण ऊपरी मृदा मिनरल पौष्टिकता खो देती है। यानी अगर आप पौधों को अत्यधिक पानी डालेंगे तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके कारण जो मृदा है वो पौष्टिकता खो देती है, यानी न्यूट्रिएंट्स जो उसमें है वो खो जाएगी। क्या वो लेपन है, अपक्षयण है, निष्कर्षण है या फिर गुरुत्वाकर्षण है? तो गुरुत्वाकर्षण तो होगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण तो मृदा अपना कुछ भी नहीं खोएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका लीचिंग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल के साथ पोषक तत्वों का मृदा के निचली सतह में चला जाना ही निष्कर्षण कहलाता है, यानी लीचिंग कहलाता है। जब आप पौधों में बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो जल के साथ उसके जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे और इसकी वजह से वो अपने पोषक तत्व को खो देगी। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लीचिंग कहलाती है या फिर निष्कर्षण कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइटोजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? ब्लॉक माइटोसिस, प्रमोट माइटोसिस, कॉजेज कैंसर या ब्रेक स्पैंडल फाइबर। माइटोजन क्या कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोसिस को बढ़ावा देता है। माइटोजन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्य रूप से ये माइटोसिस क्रिया को बढ़ाता है। इस क्रिया में माइटोजन
एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज नामक एंजाइम भाग लेता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस समय चैनल पे व्यू भी कम आ रहे हैं और आप लोग का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मोटिवेट करना मत भूला करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है कौन सा सही है। पहला है मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप्स अकर्स ड्यूरिंग डे। अधिकतम रसारोहण दिन के समय होते हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही बात है, पहला ही बिल्कुल सही है, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। दूसरा दिया है जल सम्मोहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया था जा से जल और जा से जाइलम, यानी कि जल का सम्मोहन जाइलम द्वारा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कार्यकी मृदा शुष्क मृदा से जड़ों द्वारा जल अवशोषण अधिक होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट फ्रॉम फाइलोलॉजिकल ड्राई सॉइल इज मोर। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि रसारोहण दिन में ज़्यादा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और ये जो है पहला सही हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, पहला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम रसारोहण दिन के समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से जल व खनिज दोनों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए रसारोहण यानी कि क्या कहते हैं एसेंट है, वो अधिकतर दिन के समय ही होता है। एसेंट ऑफ सैप जिसे कहा जाता है, रसारोहण की इंग्लिश होती है एसेंट ऑफ सैप। इसमें पानी या खनिज पोषक तत्वों के साथ जड़ से पत्ती की तरफ जाने को ही, मतलब जब पानी के साथ खनिज पोषक तत्व जड़ से आगे पत्तियों की तरफ भागते हैं तो इसी को रसारोहण कहा जाता है, और ये दिन के समय अधिक होता है। क्यों दिन के समय अधिक होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जल व खनिज दोनों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए ये दिन के समय ज़्यादा होता है, ठीक है। और जाइलम जो है वो जल को ले जाने का कार्य करता है, यहाँ पे फ्लोएम दिया, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पौधों में रंध्रीय वाष्पसर्जन का प्रतिशत क्या है? द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। 10, 50, 80 से 90 या 100? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी स्टेट पीजीटी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपके लिए चाहे ईएमआरएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबके प्रीवियस ईयर जो है वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, सही जवाब 80 से 90, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पत्तियों की निचली सतह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। आप सभी ने पत्तियों को जब ऐसे देखा होगा, ये मान लीजिए कोई लीफ है और आपने देखा होगा कि इस पर ऐसे 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 छिद्र पाए जाते हैं, इसी को स्टोमेटा या फिर रंध्र कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों से वाष्प विस्तृत होकर वातावरण में चला जाता है, यानी इन्हीं रंध्रों से ये श्वसन की क्रिया करते हैं और वाष्पसर्जन की क्रिया करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वाष्पसर्जन रंध्रों के द्वारा, मतलब कितने रंध्रों के द्वारा जो है वाष्पसर्जन होता है, तो 80 से 90% रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। अगर बात करें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कितना होता है, तो 80 से 90 हमने देख लिया। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसपायरेशन भी क्यूटिकुलर भी तो होता है, ये लोग अपने जो उप त्वचा होता है उसके द्वारा भी तो ट्रांसपायरेशन करते हैं, वो कितना परसेंट करते हैं, तो ये 3 से 9% करते हैं, ठीक है। 3 से 9% जो है ये क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन यानी कि वातरंध्रीय वाष्पसर्जन कितना परसेंट करते हैं, वातरंध्रों से कितना करते हैं, तो ये 0.1% लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन करते हैं, 3 से 9% क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन करते हैं और 80 से 90% जो है ये स्टोमेटल रेस्पायरेशन करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल के जल विभव तथा परासरण विभव होते हैं क्रमशः। ऑप्शन देखिए 100 तथा 100, मतलब 100 एंड 100, 0 एंड 0, 0 एंड 100 या 100 एंड 0। शुद्ध जल का विभव तथा परासरण विभव दोनों पूछा है, ठीक है। शुद्ध जल का विभव और परासरण विभव दोनों ही 0 होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो शुद्ध जल का विभव और परासरण विभव कितना होता है, तो दोनों ही 0 होता है, ठीक है। किसी विलय विलायक तंत्र का जल विभव उसी तापक्रम के दाब पर तंत्र में जल के रासायनिक विभव और शुद्ध जल के रासायनिक विभव के अंतर के बराबर होता है। मानक परिस्थितियों में शुद्ध जल का वानस्पतिक विभव व परासरण विभव दोनों ही शून्य
लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपसे यथासंभव आपके लिए कुछ बेटर, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? इन विच प्लांट स्ट्रक्चर आर नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन है रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, लीफ जाइलम या फिर रूट पिथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रूट जाइलम। रूट जाइलम, जिसे हिंदी में मूल जाइलम कहा जाता है, इसकी संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, यानी निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द आरक्यू ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज, ऑक्सैलिक अम्ल का आरक्यू कितना होता है? 0.8%, 1.0%, 4.8% या 0.7%? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4.0%। आरक्यू यानी कि रिस्पायरेटरी कॉन्सेंट, यानी कि जिसे आप कहते हैं श्वसन गुणांक। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का श्वसन गुणांक क्या होता है, तो श्वसन गुणांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसका सही जवाब हमने देख लिया, ऑप्शन सी है। श्वसन गुणांक अगर आपसे निकालने को पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे अवशोषित, यानी जो एब्जॉर्ब किया गया है ऑक्सीजन, उसका आयतन। दोनों के आयतन को जब आप अपॉन करेंगे तो निकल के आ जाता है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल की अगर बात करें, ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला होता है C2H2O4। ये ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला होता है। इसको जब हम निकालेंगे तो मान निकल के 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी, एग्ज़ाम रिलेटेड कोई न्यूज़ हो तो तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवा दी जाती है। और साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पर जियोलॉजी के भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, AVA एब्सेसिक के लिए कथन सत्य है, यानी कि एब्सेसिक एसिड के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है, यह एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। तो सबसे पहले बात, एब्सेसिक एसिड जो है ये ग्रोथ को कम कर देता है और प्राकृतिक हार्मोन से, बिल्कुल सही बात है। पहला तो बिल्कुल सही बात है। एब्सेसिक दूसरा दिया, यह पौधे का एक गैसीय हार्मोन से। दूसरा जो है ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन से, लेकिन ये गैसीय हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, एब्सेसिक अम्ल की खोज किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो एब्सेसिक अम्ल की जो खोज है, एक साइंटिस्ट थे कॉर्न्स एंड एक साइंटिस्ट थे कॉर्न्स एंड एडीकोट। इन्होंने 1961 में 1961 से लेकर 1965 के बीच में कपास के पुष्पकलियों से जो है एब्सेसिक एसिड की खोज की थी। किसने की थी? कॉर्न्स एंड एडीकोट नामक साइंटिस्ट ने 1961 से 1965 के बीच में कपास यानी कि कॉटन के जो पुष्पकलियाँ थी वहाँ से एब्सेसिक एसिड की खोज की थी। यह पादप हार्मोन्स होता है, ये बहुत सारे कार्य करता है, जैसे पत्तियों का विलगन कराता है, कलियों तथा बीजों को प्रसूप्त करता है, पुष्पन, आलू में कंद बनाना, वाष्पजन को नियंत्रित करना और वृद्धि मतलब प्लांट की वृद्धि को रोकना, ये सब इसके इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरिक अम्ल या फिर राइबोज 1,5-बाईफास्फेट। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी फास्फोग्लिसरिक एसिड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक एसिड है। राइबोलोज की अगर बात करें, राइबोलोज 5,1-बाईफास्फेट, तो ये 6 अणु जल और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं से मिलकर बना होता है। और केल्विन चक्र के प्रथम अस्थायी उत्पाद के रूप में अगर बात करें तो 3 PGA यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र को जोड़ता है? एसिटाइल को एंजाइम ए, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या पायरुविक एसिड।
कौन सा वो अणु है, कौन सा वो मॉलिक्यूल्स है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को आपस में ज्वाइंट करता है, कनेक्ट करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005, 1995, 2007, 2010, इसके साथ साथ राजस्थान पीसीएस पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और हमेशा आयोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठा के बनाता है, या तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखने को मिला। अभी हमने एलटी ग्रेड 2025 किया, आप लोगों ने देखा होगा सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया हुआ था वहीं से फंसे हैं। 5% क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 95 से 96% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से फंसे हैं, चाहे डायरेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, जो इस पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन दिए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए और इस क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। साथ ही साथ हमारे साथ अगर आप बॉटनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जियोलॉजी के क्लासेस भी चल रहे हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन जो था कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को कौन जोड़ता है, सही जवाब हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए। ये जो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी माना जाता है, यही दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका निर्माण पायरुविक अम्ल से पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। इस क्रिया में 1 मोल पायरुविक अम्ल से 3 एटीपी का लाभ होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया जब ये प्रक्रिया होती है तो दोनों के जुड़ने की जब प्रक्रिया होती है तो इसमें 1 मोल पायरुविक अम्ल से 3 एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जब पायरुविक अम्ल से पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम के द्वारा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र आपस में जुड़ते हैं तो कितने एटीपी मिलते हैं, कितने एटीपी मिलते हैं, 3 एटीपी का लाभ होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए के द्वारा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाल कर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिस मेथड से एक एक चीज़ को फोकस करते हुए, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। विश्वास करिए मेरे ऊपर, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे या जो लोग एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दिए हमारे साथ जुड़े थे वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरह से सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए ही फंसे थे। और जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे हम आपको इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन निकाल के आपको दिखाएंगे कि देखिए आपके सारे एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, उत्तर प्रदेश पीजीटी हो, जीआईसी हो, सब में फंसेंगे, ठीक है। बस आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है, एक कमेंट जाते जाते जरूर छोड़ दीजिएगा हमारे लिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आपको प्लांट हार्मोन्स दिए हैं और उसके खोजकर्ता के नाम दिए हैं, यानी कि कौन सा प्लांट हार्मोन्स किसने खोजा है आपको मैच करना है। पहला दिया ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सिन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एफ.डब्ल्यू. बेंट। एफ.डब्ल्यू. बेंट आपको ऑप्शन बी पे दिख रहा है। 1 का आप 2 से मिला दीजिए, 1 का 2 किस में मिला हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 का 2 केवल ऑप्शन बी में ही मिला हुआ है, बाकी कहीं नहीं है। अगर आपको एक साइंटिस्ट का नाम भी पता है तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता था। हम आगे भी देख लेते हैं। जिब्रेलिन की खोज किसने की, जिब्रेलिन की खोज टी यव्यूता व टी हसाई ने की, यानी कि इसको आप मिला दीजिए 4 से, 2 का 4। फिर उसके बाद एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की खोज किसने की, तो डब्ल्यू सी ल्यू और एच.आर. कैनर्स ने की थी। किसने, डब्ल्यू.सी. ल्यू और एच.आर. कैनर्स ने एब्सिसिक एसिड। फिर जियाटिन की खोज अब हमारा बचा एफ.डब्ल्यू. बेंट ने जियाटिन की खोज की थी। इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सिन की खोज एफ.डब्ल्यू. बेंट, जिब्रेलिन टी यबूता व टी हसाई और एब्सिसिक एसिड डब्ल्यू.सी. ल्यू व एच.आर. कैनर्स, और उसके साथ जियाटिन की खोज लीथम व उनके सहयोगियों ने की थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ अ फ्लोरल बड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक पुष्प कलिका का खिलना किसका उदाहरण है, ऊपरी वृद्धिवर्तन यानी कि एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी, थर्मोनेस्टी या फिर थिग्मोनेस्टी। एक पुष्प कली का खिलना क्या कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एपिनेस्टी। पुष्प पत्रों की ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि होने से फूल खिलते हैं। इस क्रिया को एपिनेस्टी व हाइपोनेस्टी में
मतलब एपिनेस्टी कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एपिनेस्टी कहते हैं। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइपोनेस्टी क्या है, तो जब पुष्प पत्रों की निचली सतह पर अत्यधिक वृद्धि होती है और पुष्प बंद हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक बार फूल खिलते हैं एक बार बंद हो जाते हैं, तो उन्हीं को हाइपोनेस्टी कहा जाता है। जब फूल खिलते हैं तो एपिनेस्टी, जब फूल बंद हो जाते हैं तो हाइपोनेस्टी कहलाता है। यहाँ पे पूछा है फूल खिलते हैं क्या कहलाएगा, तो एपिनेस्टी कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लम्प्स ड्यूरिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट कल्चर्स। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्रीय संवर्धनों में कायिक भ्रूणोद्भवन के दौरान भ्रूणोद्भिद पुंजों के विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है ऑक्सिन व साइटोकाइनिन, ऑक्सिन व साइटोक्रोम, इथाइलिन व एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन व ऑक्सिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों वृद्धि नियामक पादप हार्मोन्स होते हैं जो जड़ों शीर्ष पर कोसा विभाजन करते हैं, यानी उनके रूट्स पे, उनके एपिक्स पे सेल डिवीज़न का कार्य करते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इसके कुछ अन्य कार्य जैसे द्विबीजपत्री संवर्धनों में कायिक भ्रूणोद्भवन के दौरान भ्रूणोद्भिदीय स्पुंजों के विभेदन के लिए भी ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक, यानी कि डाइकॉट्स में जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसके लिए भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो मुख्य कार्य होता है वो पौधों के जड़ों और उनके एपिक्स यानी कि उनके शीर्ष भाग में सेल डिवीज़न का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है, नहीं है आपको बताना है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट? नेस्टिक मूवमेंट का उदाहरण कौन सा नहीं है? पहला है एपिनेस्टिक, प्रोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक या सिस्मोनेस्टिक। तो हमने एपिनेस्टिक के बारे में पढ़ा था कि एपिनेस्टिक क्या था, जब फूल खिलते हैं तो वो एपिनेस्टिक कहलाते हैं। अगर फूल का खिलना एपिनेस्टिक है तो ये नेस्टिक मूवमेंट से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एपिनेस्टिक। ये जो है अधोकुंचन जिसे कहते हैं, ये प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस नेस्टिक मूवमेंट। बाकी अगर बात करें फोटोनेस्टिक जिसे प्रकाश कुंचन कहते हैं, ये क्या होता है, इसमें जब पौधों के अंगों की गति प्रकाश उद्दीप्त के प्रभाव द्वारा निर्धारित होती है तो इसी को फोटोनेस्टिक कहते हैं। थर्मोनेस्टी क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि तापमान से संबंधित है, यानी जब पौधों के अंगों की गति ताप के कारण निर्धारित होती है तो ये थर्मोनेस्टी कहलाती है। सिस्मोनेस्टी क्या है, कंपानुकुंचन क्या है, तो यह मुख्यतः छुई मुई जैसे पौधों में देखने को मिलती है। ये क्या है, जैसे आप छुई मुई, जिसे आप टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, जैसे ही आप छूते हैं तो आपके कंपन के कारण वो पौधा जो है सिकुड़ जाता है, इसी को सिस्मोनेस्टी कहते हैं। और यह छुई मुई जैसे पौधों में देखने को मिलता है कि यानी आप पौधे के किसी भी भाग को स्पर्श करें तो पत्तियां जो है वो नीचे की ओर झुक जाए, आपस में सिकुड़ जाए, यही सिस्मोनेस्टी कहलाता है। बाकी बात करें एपिनेस्टी की, तो फूल के जो पुष्प पत्र होते हैं इनकी ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि से जब फूल खिलने लगते हैं तो ये एपिनेस्टी कहलाता है, और एपिनेस्टी ही आपका प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोग को एपिनेस्टी, फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी और सिस्मोनेस्टी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का क्या कारण है? यानी जब आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, पीस ऑफ वुड लेते हैं और उसको जब जल में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? डिफ्यूज़न के कारण, ऑस्मोसिस के कारण, इम्बिबिशन के कारण या फिर गटेशन के कारण। तो लकड़ी के टुकड़े को जब आप जल में रखते हैं ना तो वो अधिक मात्रा में जल को सोख लेता है, यानी कि अंतः शोषण कर लेता है, यानी कि इम्बिशन कर लेता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जल को अधिक मात्रा में सोखने के कारण उसमें जल भर जाता है और वो फूल जाता है, उसमें जल जो है सिंचित हो जाता है, जिससे लकड़ी आकृति में वृद्धि हो जाती है, मतलब लकड़ी की आकृति में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न
की प्रक्रिया क्या होती है? तो किसी विलेय का विलायक में समान रूप से फैलने की क्रिया डिफ्यूज़न कहलाती है। अब विलेय और विलायक क्या है? आप लोगों ने अपने घर पे परफ्यूम यूज़ करा होगा, इत्र यूज़ करा होगा। जब आप इत्र को आप मारते हैं, स्प्रे की बॉटल्स जब आप स्प्रे करते हैं, तो उसकी सुगंध ना सिर्फ आपके बॉडी पे, ना सिर्फ आपके कपड़ों पे, बल्कि आसपास के इन्वायरमेंट में भी फैल जाती है। यानी कि ये थोड़े दूर में फैल गई। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया ही डिफ्यूज़न कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? डिफ्यूज़न कहलाती है। समझ में आ गया? अगर आपसे बात करें ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑस्मोसिस जल के अणुओं का प्रसरण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब होता है तो ऑस्मोसिस कहलाता है। यानी कि जब जल जो है, वाटर जो है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा एक पार से दूसरे पार जाते रहते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गटेशन क्या होता है, बिंदु स्राव क्या होता है, तो इसके बारे में आप सभी को पता है, बस हो सकता है नाम ना सुना हो। जब पौधों की पत्तियों की ऊपरी सतह से पानी की बूंद बूंद रूप में गिरने लगती है, आपने देखा होगा जब ओस पड़ती है, शीत पड़ती है, शीतलहरी पड़ती है, तो आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों से बूंद बूंद करके पानी जो है टपकता है। इसी को गटेशन यानी कि बिंदु सराव कहा जाता है। बाकी इसका जो सही जवाब है कि लकड़ी का टुकड़ा जल में डालने पे क्यों फूल जाता है, तो इम्बिवेशन यानी अंतः शोषण के कारण फूल जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे रंध्र जो कि केवल पत्ती की निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा रिस्ट्रिक्ट टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर टर्म्ड एज पोटैटो टाइप, ओट टाइप, वाटर लिली टाइप या मलबेरी टाइप। वो कौन से टाइप के रंध्र होते हैं जो पत्ती की निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मलबेरी टाइप यानी सहतूत टाइप। सहतूत टाइप के या फिर इसी को एप्पल टाइप भी कहा जाता है। इसमें रंध्र केवल पत्ती की निचली सतह पे पाए जाते हैं। अगर वहीं बात करें पोटैटो टाइप यानी आलू टाइप की, तो इसमें आलू के प्रकार की, तो इसमें रंध्र जो है, स्टोमेटा जो है, वो पत्ती की निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? निचली सतह पे अधिक और ऊपरी सतह पे कम मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं पे ओट जिस जई कहा जाता है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें रंध्र जो है दोनों सतहों पर ही बराबर पाए जाते हैं। चाहे आप आगे से देख लें, चाहे आप पीछे से देख लें, दोनों में बराबर ही पाए जाते हैं। और जो सहतूत टाइप का होता है, इसमें जो रंध्र है, स्टोमेटा जो है, यह केवल निचली सतह पे पाया जाता है। ऊपर के टाइप आपको जो है देखने को रंध्र नहीं मिलता है। अब एक ऑप्शन आपको वाटर लिली टाइप दिया है। वाटर लिली यानी कुमुदनी, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो रंध्र होता है, जो स्टोमेटा होता है, यह केवल पत्ती के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। देखिए, सहतूत और वाटर लिली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मलबेरी में निचली सतह पे, केवल निचली सतह पे, और वाटर लिली में केवल ऊपरी सतह पे। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। एक और होता है पोटैमोजेनी, पोटैमोजिटोन प्रकार होता है। लिख देती हूँ मैं, एक मिनट। पोटैमोजिटोन एक पोटैमोजिटोन प्रकार होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें रंध्र साधारणतः पाए ही नहीं जाते हैं। अगर पाए भी जाएंगे तो अवशेषी अवस्था में पाए जाएंगे, यानी वो कार्य ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब इसके प्रकार हो गए। आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। इसका सही जवाब जो हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? Which cell organelles is site of aerobic respiration? ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसका आंसर बताने से पहले आज आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि इस तरह से जैसे मैंने आज पढ़ाया एक एक चीज़ को हिंदी इंग्लिश दोनों में और अच्छे से एक्सप्लेन करके, ये मेथड पसंद आया, या फिर जैसे मैं इसके पहले पढ़ा रही थी, आपको क्वेश्चन दिखा रही थी, उसका एक्सप्लेनेशन दिखा रही थी और बस पढ़ते ही चली जा रही थी, वो मेथड आपको पसंद आया था? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगा, जिससे मैं उसी तरीके से कल भी वीडियो आपको अवेलेबल करवा सकूं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रही हूँ। अनुरोध है, पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए और अपना एक फीडबैक जरूर दिया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू सो मच।